आइए दोस्तों, आज एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी ग्रुप डी और आरपीएफ के लिए मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर 16 करवाने वाले हैं। देखें प्रैक्टिस सेट में कैसे क्वेश्चन को आसान और कम समय में बनाया जाता है। आप भी सीखें ताकि एग्जाम में जाए तो कम समय में अधिक क्वेश्चन को बना के आए। देखें, इसमें हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन को लिए हैं जो आपके एग्जाम में या तो पूछा गया होगा या पूछे जाने की संभावना होगा। रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेब की कीमत 6 रुपया प्रति नग और आम की कीमत 5 रुपया प्रति नग है। एक्स इन फलों पर 42 रुपया खर्च करता है, खरीदे गए सेबों की संख्या कितनी है? देखिए जरा, सेब की कीमत 6 रुपया प्रति नग, मान लेते एक नग की कीमत x रुपया होता तो टोटल सेब की कीमत कितना हो जाएगा? 6x प्लस आम में ध्यान दीजिए, आम की कीमत 5 रुपया प्रति नग है। अच्छा, एक नग आम की कीमत यानी एक आम की कीमत यदि 5 रुपया होगा तो जितने नग यानी मान लेते y नग है तो मतलब y गुना 5 आम की कीमत है। दोनों की कीमत में कितना खर्च किया गया? तो 42 रुपया। पूछ रहा है खरीदे गए सेबों की संख्या कितनी हो सकती है। देखिए आपको दिमाग में लगता होगा कि सर दो चर है और एक समीकरण, तो आंसर कैसे निकालेंगे? इसका आंसर निकालेंगे नहीं क्योंकि ये हल नहीं होगा, इसको बाय ऑप्शन से करना पड़ता है। अब सोचिए बाय ऑप्शन में कैसे सोचा जाएगा वो सीखिए। देखिए मान लेते हैं आप पूछा गया खरीदे गए सेबों की संख्या, ये सेबों की संख्या है, सेब की संख्या को x माने हैं तो मान लेते पहले यदि 2 सेब रहता तो 6 दूना 12। अब देखेंगे 12 में कितना जोड़ेंगे? 42 होगा 30, यानी यहाँ 5 गुने 6 सेटिंग हो रहा है। आगे देखिए ये ऑप्शन सेट हो रहा है। दूसरा 3 पर ध्यान दीजिए, ये सेट हो रहा है। दूसरा 3 पर ध्यान देना है। देखिए 3 रखिए, यदि 6 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 18। 42 में से 18 घटा दीजिए तो कितना मिलेगा? 24। 5 के टेबल में 24 नहीं है, यानी 18 में कितना जोड़ेंगे? 5 का मल्टीप्लाई कितना करेंगे कि 42 आ जाए? तो पॉसिबल नहीं है पूर्णांक में। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। इसी प्रकार आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे 6 चौके 24, 24 से 42 में से 24 घटाएंगे, देखेंगे 5 के टेबल में आ रहा है कि नहीं। 42 में से 24 घटाएंगे हो जाएगा 18, मतलब ये भी नहीं होगा। 5 6 पचे 30, ये एक्स सेबों की संख्या है। 6 पचे 30, 42 में 30 घटाएंगे 12 होता है, 5 के टेबल में नहीं है, यानी 5 के टेबल मैचिंग करने वाले ऑप्शन ए था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पर। क्वेश्चन, यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 42 दिनों में और बी अकेला 25 दिनों में पूरा कर सकता है तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है और बनाएंगे भी उतने इजी तरीका से। जब ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन हो, ए नहीं बी है तो क्या दिक्कत है? ए बी का काम दिया है। देखिए जरा, ए प्लस बी किसी काम को यदि x दिनों में करे, बी उसे y दिन में कर रहा है तो ए का पूछेगा, इसमें बी दिया रहेगा तो ए का पूछेगा। दोनों का गुना बट्टा दोनों का अंतर, ये तो कम दिन करेगा ये ज़्यादा दिन करेगा, तो अंतर से याद रखिएगा y माइनस एक्स। अब फॉर्मूला याद नहीं रखना है, फॉर्मूला को देखिए सेटिंग करने बस याद रखना। सेटिंग कैसे करेंगे? कुछ ने ए का पूछ रहा है, ए कितने दिन में करेगा? क्या पूछ रहा? बी कितने दिन में कर रहा? 25 दिन में। दोनों मिलके 20 दिन में। नीचे क्या करना? दोनों का अंतर, 25 में से 20 को घटा दीजिए 5,
5 पचे 25, 20 पचे 100, आंसर कितना हो गया 100 दिन। एक कितना दिन में करेगा 100 दिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए जरा नेक्स्ट, यदि दो संख्याओं का योग 36 तथा उनका गुणनफल 315 है तब दोनों संख्याओं का निरपेक्ष अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे बनाते हैं, तरीका सीखिए हमसे। x प्लस वाई कितना दिया है 36 दिया है, दोनों का गुणनफल यानी x मल्टीप्लाई वाई का मान कितना दिया 315। पूछ रहा कि x माइनस वाई यानी दोनों का अंतर बता दीजिए, जो बड़ा होगा, बड़ा यहाँ किसको माने पता नहीं है, x या y, दोनों का अंतर पूछ लेगा। अब क्या करेंगे, देखिए यदि अंतर वाली बात है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab यानी 4xy। इस पर बैठाएंगे तो x माइनस वाई आ जाएगा, लेकिन बनाने का सही तरीका ये नहीं है। पहले क्या करेंगे हम, बाय ऑप्शन नहीं, हिट करेंगे। क्या हिट करेंगे, देखिए हिट एंड ट्रायल। x प्लस वाई 36 है और एक्स वाई 315, तो ऐसी दो संख्या खोजेंगे जिसको जोड़ने पर 36 और गुना करने पर 315 आ जाए। लास्ट में 5 है, इसका मतलब संख्या के एक न एक संख्या के लास्ट में 5 होगा। 31 प्लस 5 36, तो 31 पचे 155, खत्म। 15 प्लस 21 36, देखिए जरा 15 21 मानेंगे तो 15 प्लस 21 36, अब 15 गुना 21 315 हो गया सेटिंग। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की, इस पर बैठाने की जरूरत नहीं है। तो हम समझा रहे थे कि इस पर बैठा के बना सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। हम जो बता रहे हैं उसको सीखने की कोशिश करें। यहाँ से मिल गया एक संख्या 21 एक 15, दोनों का अंतर यहाँ पूछ दिया, निरपेक्ष अंतर याद कीजिए। सीधा लिख देंगे अंतर इक्वल टू 21 माइनस 15 कितना हो जाएगा 6। बताइए क्वेश्चन सेकंड था, मात्र 1 या 2 सेकंड में क्वेश्चन बन सकता था, लेकिन बनाने के लिए आप उत्सुक होंगे तब तो। आप फॉर्मूला पर जा रहे हैं, वही बेसिक घिसा पिसा मेथड। तो जब घिसा पिसा मेथड का यूज़ करेंगे तो आप समय को कहाँ से बचा पाएंगे, वो तो सब करता है। ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा अलग लगेगा किए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि इतना माइनस इतना है तो z का मान क्या होगा। इसमें z का मान पूछ रहा है, क्या करेंगे, कुछ नहीं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी यानी 64 माइनस 36, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, फॉर्मूला लगा दिए। यहाँ दिया 20z, z का मान पूछ रहा। आइए 64 प्लस 36 100 हो जाएगा, ठीक, गुना 64 माइनस 36, 4 में से 6 घटा देंगे हो जाएगा 8, 5 में से 3 गया 2, घटाने तो जानते होंगे, इक्वल टू कितना 20 इंटू जेड। अब देखिए इसको लिख सकते हैं ना 20 पचे 100, 20 गुने 5 इसका इसमें गुना कर, 20 गुना 140, 28 पचे 140 होता है। 20 इस सिस्टम से अलग कर लिए क्योंकि 20 गुने जेड के फॉर्म में है, इक्वल टू 20 इंटू जेड। 20 इंटू कितना है यहाँ 140, तो जेड का मान कितना 140, राइट आंसर बन गया ना। इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया है आपके रेलवे एएलपी में, सोचिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 25, 40 और 56 से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में 13 हो। क्या कर रहा है, वह छोटी सी छोटी संख्या मतलब एलसीएम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25, 40 और 56 से कटने वाली संख्या ढूंढेंगे।
वो कैसे ढूंढते हैं? तो 25, 40 और 56 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का तरीका क्या सिखाए हैं? याद है तो बताइए, नहीं है तो सीख लीजिए। देखिए जरा, देखेंगे तीनों में क्या कॉमन है, इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 8 गुने 7। अब देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं, 8 गुने 5। देखते जाइए तरीका, सिंबल दे सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 5 गुने 5। अब ये पता होगा कॉमन पार्ट का एलसीएम लेने का तरीका कैसे लेते हैं, जरा देखिए। तो दोनों में क्या मिल रहा है, देखिए 25, 5 पर पावर 2, 25 कहीं नहीं है। मैक्सिमम पावर को लिखा जाता है 8, दोनों जगह है, एक जगह वाला लिखेंगे। उसके बाद 5 देखिए उसमें आ गया ना, एक 5 लिखते तो इसमें 2 5 था, मैक्सिमम जो रहेगा वो लिखेंगे। देखिए उसके बाद 7 हो गया आंसर। 25 अठे 200, 200 गुना 7 1400। ये हो गया कटने वाली संख्या 25, 40 और 56 से। हमें 13 शेष बचना चाहिए। इसका मतलब इसमें 13 जोड़ देंगे, हो जाएगा राइट आंसर। 1413 इसका आंसर होगा, जो कि 25, 40 और 56 से भाग देंगे तो 13 शेष देगा। हो गया ना। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। x 10 दिनों में 1/5 काम कर सकता है, y 60 दिनों में 60% काम कर सकता है, और z 12 दिनों में 1/3 काम कर सकता है। तो दिए गए विकल्पों में कौन पहले कार्य को पूरा करेगा? क्वेश्चन ये भी बहुत इजी है। x 10 दिनों में 1/5 काम करता है। x 10 दिनों में 1/5 काम करता है। देखिए इसको कैसे लिखा जाता है, 5 में से एक काम 10 दिन में लगता है। 5 में से एक काम 10 दिन में लगता है। तो x को कम करने में टोटल कितना दिन लगेगा? टोटल एक काम को, टोटल काम 5 में से एक काम 10 दिन, तब 5 काम करने में 5 नहीं 50 दिन। x कोई काम यहाँ 50 दिन में करेगा। उसी काम को y, देखते जाइए जरा, 60 दिनों में 60%, 60 दिन में 60%, 100% करना है ना। एक दिन में 1%, 100 दिन में 100%। y कितने दिन में करेगा? 100 दिन में। आइए जरा, z 12 दिन में 1/3, सीखते जाइए। देखिए सीखिए, 12 दिन में 1/3 मानी एक काम करने में 12 दिन लग रहा है, तो 12 टोटल काम करने में कितना लगेगा? 36। तो z कितने दिन में काम को समाप्त कर देगा? 36 दिन में। तो दिए गए विकल्पों में कौन पहले काम करेगा? देखिए एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि z 36 दिन में काम कर रहा है, इसलिए z सबसे पहले काम कर लेगा। x और z एक साथ, अरे साथ करेगा तो पहले काम होगा ही, ये तो सिंपल सी बात है। z पहले, अगर तीनों में पूछता कौन पहले करेगा तो तुरंत बता देते z करेगा, लेकिन कौन कर रहा? z कर रहा। अच्छा x और y, अरे यार, x 10 दिनों में 1/5 काम, तो x 50 दिन में काम करेगा, क्योंकि एक काम 10, 5 काम 50, ठीक है। y 60 दिनों में 3/5, 3 काम 20, 5 काम 100, ठीक है। और z 12 दिनों में 1/3 काम कर सकता है। तो दिए गए विकल्पों में कौन पहले कार्य को पूरा करेगा? z 12 दिन में 1/3 तो 36 दिन में पूरा काम, सही है। z 37 दिन में कर रहा है। यहाँ ऑप्शन जो लिखने वाला है वो गलत लिख बैठा है। यहाँ देता ऑप्शन में y और z एक साथ, क्योंकि z तो y और x और y एक साथ। z तो ऐसे ही पता है सबसे पहले कर रहा, किसी के साथ करेगा तो भाई ऐसे उड़ा देगा काम को।
लेकिन देना चाहिए ऑप्शन में क्या, x और z नहीं y दे दीजिए, x और y एक साथ। अब देखिए मजा आएगा। अब क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन आ जाएगा। वो कैलकुलेशन क्या, पहले x और y एक साथ देखेंगे कितना दिन में कर रहा है। z तो पता है कि 36 दिन में कर रहा है, x और y कितना दिन में करेगा, दोनों मिलकर। तो कैसे बनाते हैं, 50 गुने 100, दोनों मिलकर बात है तो दोनों जुट जाएगा, कट जाएगा 3 बार में, 100/3 यानी 33.1/3 दिन में बनाएगा। यानी x और y एक साथ रहता तब पर भी यही आंसर हो जाता, z से पहले कर लेता, x और z रहता तो कुछ देखना ही नहीं था, डायरेक्ट आंसर लगाना था। बाकी सीख लीजिए, कोई मतलब नहीं है। यदि a किसी काम को x दिनों में करे, b उसी काम को यदि y दिन में करे, पूछे दोनों मिलकर कितने दिन में काम समाप्त करेगा, तो फॉर्मूला लगाएंगे दोनों का गुणनफल बटे दोनों का योगफल। बाकी यूनिटी मेथड से टाइम एंड वर्क पढ़ाए हैं, 2 घंटा का वीडियो है, आप लोग जाके देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती है और फिर वे क्रमशः 3, 5, 7 और 10 सेकंड का अंतराल बजती है, वे एक साथ पुनः कितने सेकंड बाद बजेगी। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो 3, 5, 7 और 10 सबसे कट जाए। तो 3, 5, 7, 10 इसका एलसीएम कैसे लेते एलसीएम जरा देखिए। 5 और 10 कुछ नहीं करना है 5 के साथ, क्योंकि 5 10 से मिला हुआ है, मिला है तो उससे कोई मतलब नहीं, इसको गुना करना। 3 सत्ते 21 दही 210, 210 ये क्या सेकंड में है ना, 210 सेकंड के बाद मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी प्रत्येक 210 सेकंड पर वो घड़ी की सुई एक जगह मिलने लगेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 25,000 की राशि पर 3 वर्ष बाद 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। चलिए मजा दिलाते हैं, थोड़ा सा देख लिया जाए। 25,000 की राशि है पर 3 वर्ष 12% वार्षिक दर से। एक तो तरीका है कि प्रिंसिपल को अमाउंट बना दीजिए, 25,000 को अमाउंट बना देंगे। दूसरा तरीका देखेंगे कि अप्रोक्सीमेशन क्या है क्या, हाँ सब ऑप्शन क्या है एक दूसरे के नज़दीक है, मतलब कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आइए जरा अब कैलकुलेशन कर, 12,000 का तो 2500 आराम से निकाल लेंगे। चलिए आइए पहले क्या करेंगे, 12,000 का 25,000 का 12% निकाल लीजिए, 00 से 00 खत्म, 25 गुना 12 4 तिया 3,000 हो जाएगा। अब देखिए ये 1 साल की 3,000 ESI होता है, हमें चाहिए CI, कैसे निकालेंगे जरा देखें। पहला साल कितना बनेगा 3,000, पहला साल SI और CI सेम होता है, दूसरा साल अलग होगा। 3,000 तो ब्याज बनेगा ही, अब ब्याज पर ब्याज बनेगा, 3,000 का 12%, 30 गुना 12 360 हो जाएगा। फिर अगला साल देखिए ये तो 3,000 बनेगा ही, अब तीसरा साल क्या, इसका भी ब्याज और इसका भी ब्याज, इस दोनों का ब्याज इससे दुगुना होगा, यानी 720 रुपया। लेकिन अभी इस दोनों का ब्याज ले, इसका ब्याज लिए ना, इसका 12%, छोड़िए इसका 12% बाद में निकाल, पहले निकाल लेते हैं, आपको सिखाने का मेरा काम है तो सिखा देते हैं। 3.6 गुना 12, 12 छक 72, बाकी बचा 7, 12 तिया 36, 7 43, 43.2 रुपया इसका ब्याज बनेगा 12%।
अब इसको जोड़ लेंगे, हो जाएगा आंसर। जोड़िए, 3 तिया 9,000, 7 3 10 80, 10,080 प्लस 42, 10,123.2, 10,123.2 ऑप्शन नंबर ए में है। इसको जोड़ेंगे तीनों को तो इतना मिलेगा। ये सबसे आसान मेथड। बाकी क्या करते आप, अमाउंट प्रिंसिपल से अमाउंट पर चले जाते, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके सीआई निकाल लेते। वो कैसे करते देख ले जरा। आइए, ये समझ गए ना। दूसरा तरीका क्या करते, दूसरा तरीका ये था आपके पास, 25,000 गुना 12% बढ़ रहा है। कोई राशि 12 बढ़ने का मतलब 12 का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 12 पर 3/25, मतलब राशि 28/25 हो रहा। 3 साल कहने का मतलब 3 बार गुना कर देंगे, ये अमाउंट निकलेगा। क्या निकलेगा, अमाउंट। अमाउंट निकलेगा। सीआई निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, अमाउंट जितना है उसमें प्रिंसिपल माइनस कर लेंगे। अब इससे ज़्यादा हम नहीं बताएंगे, आप कैलकुलेशन कीजिए। ये भी इजी था, 25 से फटाक से कट जाता 1,000 में। 1,000 को 25 से काटना होता 40 बार में कटता। फिर अब थोड़ा थोड़ा करके आप कर लेते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 96 है, वे 3:4 के अनुपात में है। संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा। देखिए, लघुत्तम जब भी बोले तो यूनिट में बनाइए। 3 और 4 का एलसीएम 12 यूनिट। 12 यूनिट का मान कितना दिया जरा बोलिए। 3 और 4 12, 12 यूनिट का मान 96, 96। एक यूनिट का कितना हो जाएगा, 12 8 96। पूछ रहा है दोनों के बीच अंतर क्या होगा। देखिए अंतर कितना, 4 माइनस 3, 1 1 का अंतर, 1 का मान 8, ऑप्शन नंबर ए लगा के निकल पड़ेगा। बताइए कितना सेकंड का था। बनाने का टेक्निक तो रखिए, चीजें सेकंडों में नहीं, मिनटों की चीजें सेकंडों में होगा। आइए जरा नेक्स्ट पर। यह भी क्वेश्चन मजेदार, जबरदस्त, मस्त है। मस्त वाले में ध्यान देना पड़ता है, चेंजिंग पर ध्यान दिए। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना, एक चीज पर ध्यान देंगे हो जाएगा कम। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। यानी साइन कॉस के फॉर्मेट में सेम दिख रहा है, तो क्या करेंगे, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला किसी एक को चेंज कर लेंगे। कैसे करते हैं देखिए जरा। कॉस 30 है, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 60, 90 में से 60 गया 30। देखिए एक बार समझाएंगे, बाकी नहीं समझाएंगे। देखिए जरा, कॉस 30 है, इसको लिख क्या सकते हैं, कॉस 30 को लिखेंगे 90 घटा 60, 30 हो गया ना। कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, थीटा की जगह कितना 60 है, 60। एक चीज क्या पता, कॉस को यदि साइन में बदलेंगे तो इस दोनों का योगफल 90 होना चाहिए, यानी 90 में से इसको माइनस करेंगे। समझ गए ना। अब डायरेक्ट यहां करना है। इसको क्या लिख सकते, ऊपर क्या है, रहने दें। इसको बदलेंगे कॉस 30, यदि कॉस को बदलेंगे साइन में तो 90 में से 30 घटाना है, साइन 60। कॉस 40 साइन में बदलना है 50, 90 में से माइनस करेंगे। कॉस 50 90 में से 50 घटा लीजिए, साइन 40। कॉस 60 साइन 30। देखिए ऊपर नीचे सेम दिख गया ना, कुछ बचा क्या, काट के एक लिख देंगे आंसर, कुछ नहीं। आइए नेक्स्ट पर। 25 46 और y का औसत 11 है, तो y का मान क्या होगा। औसत कैसे निकालते, तीनों को जोड़ेंगे, 25 प्लस 16 46 प्लस y/3, ये औसत हुआ ना। ये दिया कितना है 11।
तीन संख्या का औसत मतलब औसत गुने 3, 11 या क्या लिख सकते हैं 33। इसको अब ऐसे नहीं डायरेक्ट लिखेंगे, तीनों के योगफल किसके बराबर 33। समझ में आ गया होगा, पहले बता दिए ना, 3 से भाग दिए, कोना कोनी गुना। आइए जरा 25 और 46 71 प्लस वाई इक्वल टू 33, वाई इक्वल टू 33 माइनस 71 कितना हो जाएगा 38, माइनस 38 इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइनस 38 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कुछ नहीं था, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आंसर पाइए। एक नाव 2 घंटे में धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर की दूरी तय करती है और धारा के प्रतिकूल समान दूरी 7 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की गति ज्ञात कीजिए। देखिए जरा, धारा के अनुकूल यानी धारा के दिशा में जाएगा, जिधर धारा जा रहा, जिधर धारा जा रहा, यदि उधर नाव चलेगा तो नाव की गति बढ़ जाएगी, यानी चाल जुटेगा। धारा यदि इधर से, नाव इधर जा रहा यानी विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल घटेगा। मान लेते हैं नाव की चाल x, नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए धारा के अनुकूल 2 घंटा में 35 किलोमीटर जा रहा है, तो चाल क्या होगा, धारा के अनुकूल चाल जुटता, चाल निकालते दूरी बटा समय, 35 किलोमीटर दूरी, समय लग रहा है 2 घंटा, तो 35 का आधा कितना 17.5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए नेक्स्ट आगे, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब क्या होता है, धारा के विपरीत चाल घटेगा, चाल घटेगा मतलब x माइनस वाई, ये चाल हो गया, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी दिया 35 किलोमीटर, समय 7 घंटा, 7 पच्चे 35 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, निकल गया ना। अब देखिए जब इस टाइप का जब निकल जाएगा, यदि नाव का चाल पूछे तो इस दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, धारा का पूछे तो घटा के आधा करेंगे। याद रखिए नाव की गति, नाव पूछ रहा x बड़ा वाला, नाव की गति तो दोनों को जोड़ के आधा, 17.5 प्लस 5 22.5 का आधा कर लेंगे, कुछ नहीं, याद रख लीजिए, यानी 11.25 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा का पूछता तो क्या करते, दोनों का अंतर का आधा, याद है ना। एक बार बैटरी चेक कर लेते हैं कहीं खत्म ना हो जाए। चलिए है चलेगा, क्योंकि बैटरी खत्म होने वाला है, इसीलिए डर है कहीं माइक बंद ना हो जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मान लीजिए x y और z अभाज्य संख्या है, ए कितना है, ए दिया है x y का क्यूब z का स्क्वायर, b कितना दिया है x का क्यूब y का स्क्वायर, z से कोई मतलब नहीं है, का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मल्टीपल नहीं है फैक्टर है, मतलब जो दोनों में मिले, जो दोनों में मिले, दोनों में क्या, यहाँ x है यहाँ x क्यूब है, दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, x कॉमन हो जाएगा। इसमें देखिए y क्यूब y स्क्वायर, पावर छोटका वाला लिखेंगे, दोनों में अपने कॉमन हो जाएगा, हो गया एक्स वाई स्क्वायर इसका राइट आंसर, एक्स वाई स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। यदि एलसीएम पूछते, एलसीएम क्या होगा, ये था लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल क्या करते हैं, दोनों में जो रहना चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, दोनों जगह देखेंगे है क्या क्या, उसके बाद मैक्सिमम पावर चढ़ा देंगे। देखिए दोनों जगह एक्स वाई जेड, इसके अलावा कुछ और है क्या, नहीं है ना, सब पर मैक्सिमम पावर खोजते जाएंगे, एक्स पर 3 है चढ़ा देंगे, वाई पर मैक्सिमम पावर 3 है चढ़ा देंगे, जेड पर मैक्सिमम पावर 2 है चढ़ा देंगे, हो गया एलसीएम। लेकिन एचसीएफ में क्या, दोनों जगह होना चाहिए और मिनिमम पावर वाले लिखेंगे,
चलिए आते हैं नेक्स्ट, छोटका पावर। किसी संख्या को 26 से विभाजित करने पर हमें भागफल के रूप में 85, शेषफल के रूप में 14 प्राप्त होता है। संख्या क्या होगा? संख्या मतलब भाज्य बताइए। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक जिससे भाग लगाते हैं गुने भागफल प्लस शेष यानी शेषफल, ये फॉर्मूला होता है। भाज्य पूछ रहा है नहीं संख्या पूछ रहा है। भाजक कितना? 26 से विभाजित कर रहे हैं 26। भागफल कितना आया था? 85। शेष कितना बचा था? 14। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे, हो सकता है यूनिट डिजिट आंसर आ जाए तो फटाक से मारेंगे। 6 पचे 30, यूनिट डिजिट 0 और 0 प्लस 4 यूनिट डिजिट 4। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। बताइए, ना गुना किए ना जोड़े, आंसर मिल गया। आपको भी यही एक्टिविटी एग्जाम में रखना है। वो आएगा कैसे? जब सेट प्रैक्टिस डेली करेंगे और इस टाइप का सेट प्रैक्टिस करेंगे जिससे कुछ सीखने को मिले, तब आप अच्छा कर पाएंगे। आइए जरा नेक्स्ट, 72, 108, 360 का महत्तम। महत्तम मतलब ऐसी ऑप्शन में ऐसी संख्या ढूंढेंगे, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढेंगे जो तीनों को काट दे। बड़ी ढूंढेंगे कैसे? सबसे पहले सबसे बड़ा ऑप्शन पर हिट करते हैं। सबसे बड़ा ऑप्शन क्या? 78 है। 78 कभी भी 72 को नहीं काट पाएगा। कभी भी एचसीएफ किसी संख्या से बड़ी नहीं हो सकती है। अब इससे छोटा 56 है। 56 के टेबल में 72 नहीं है, खत्म। इससे छोटा 36, 36 के टेबल में 72 है। 36 दिया 108, 36 दें 360। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कुछ नहीं है। आइए जरा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य? 11 से विभाज्यता का नियम है अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर। अल्टरनेट अंक के योग करेंगे फिर अंतर करेंगे। अल्टरनेट अंक कीजिए। 6 3 9, 1 1 2, 9 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 7। 9 में से 2 गया 7। हमें क्या मिल? अंतर जो है या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल, कुछ भी। यहां देखिए 4 2 6, 5 1 6, 6 माइनस 6 0 आ गया। ऑप्शन आगे देखने की जरूरत नहीं था, डायरेक्ट आंसर लगा सकते थे। आंसर कितना हो गया? 4 2 6, 5 1 6, अंतर 0। ऑप्शन बी राइट आंसर। सुरेश, दिनेश और रमेश 3, 6 और 8 के अनुपात में धन निवेश करके एक व्यवसाय में भागीदार बनते हैं। यदि उनके निवेश में क्रमशः 5%, 15% और 20% की वृद्धि होती है तो एक वर्ष के लिए उनके लाभ का अनुपात। देखिए, जब टाइम सभी के लिए सेम हो तो जो निवेश का अनुपात होता है वही प्रॉफिट का अनुपात बनता है। किसमें? साझेदारी में। कौन कौन है? सुरेश है, दिनेश है, रमेश है। सुरेश 3, दिनेश 6, रमेश 8 इस यूनिट में पैसा लगा रहा। बोला यदि उनके निवेश में इतना पर वृद्धि होती तो एक वर्ष के लिए उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? अच्छा, वृद्धि करेंगे लेकिन अनुपात को हम 100 में भी बदल सकते हैं ताकि वृद्धि करना आसान हो जाए। हम 3 को 30 या 300 मान लेंगे। 6 को 60 नहीं 600 मान लीजिए, अच्छा रहेगा। 100 में प्रतिशत बढ़ाएंगे, अच्छा से बढ़ेगा। बढ़ाइए। 3 में कितना? 5%। 5 दिया 15 बढ़ जाएगा, हो जाएगा 315। आइए सर, 600 पर 15% बढ़ेगा, 15 छक्के 90 बढ़ जाएगा, हो जाएगा 690। प्रतिशत तो बढ़ाना जानते हैं। 800 में 20 बढ़ेगा, बढ़ाने सीख जाइए अगर नहीं जानते हैं तो।
800, इसमें 20% बढ़ने का मतलब 120 से गुना, 0 0 खत्म, 120 8 960। यदि डायरेक्ट नहीं जानते हैं तब ऐसे कर लीजिएगा, बाकी जानते 100 वाली बात है तो 20 8 160, सीधा इसमें 160 जोड़ देंगे, बढ़ जाएगा। अब क्या करेंगे, जो कटेगा काट लीजिए, काटिए जरा 5 से। देखिए तो इसमें ऑप्शन क्या क्या उसके हिसाब से काटेंगे। ऑप्शन या तो 7 या 19 21 35 होगा। देखिए 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35 कट रहा है। 19 से कटेगा क्या, 19 एकम 19 12 125, ये नहीं हो सकता। 21 से जरा देखिए तो 21 से कम 21 से कट रहा, 21 46 64, 35 46 64, 35 कटा क्या 35 नामा 315, आ जाइए अब इसी से ट्राई मारेंगे। 35 नामा 9 से भाग देंगे, इसको 9 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 छाक 54, यूनिट डिजिट नहीं मिलेगा, ये खत्म। इसमें देखिए 21 गुना 15 तो 15 गुना 46, 15 छक्के 90, ठीक है, 15 चौके 60, 15 छक्के 90 96। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। काटिए, कैसे कटेगा, 15 से 21 बार में कट जाएगा। इसको 15 से काटिए, 15 चौके 60, बचा कितना 9, 15 छक्के 90, इसको काटिए 15 छक्के 90, 15 चौके 60, देखिए मिल गया ना आंसर, 15 से काट दिए। चलिए आइए नेक्स्ट पर, कुछ नहीं था, कभी कभी तो ऑप्शन देखते ही छट जाता है, इसलिए कभी कभी ऑप्शन पर भी ध्यान दें। आइए नेक्स्ट पर, 20 संख्याओं का औसत 32 है, यदि दो संख्या 29 और 31 है तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए कैसे निकालते हैं। 20 संख्या का औसत है कितना, 32 है ना। अब दो संख्या एक 29 एक 32 है। अच्छा बताइए, एक 29 एक 32 मतलब इसमें 3 और रहना चाहिए, 3 की कमी है, इसमें 1 की कमी है। ये 3 1 4, 4 की कमी है, ये किसके पास चला जाएगा। दो अलग संख्या हमारे पास कितना संख्या 20 है, तो दो अलग संख्या हट निकल गया तो बचा कितना 18, इसके पास चला आएगा कि भाई 4 ये तुम्हारा रख लो। 18 एकम 18, 18 दूना 36 4, 18 दूना 36 4, 2.22 आते रहेगा। 0.22 कौन ले लेगा भाई, कौन ले लेगा बताइए जरा। ये 32 तो औसत है, सबका औसत 32 था, लेकिन जब दो संख्या निकल गया वो 29 31 कम निकला। छोटका संख्या निकलेगा तो औसत बढ़ेगा, बड़का संख्या निकलेगा तो औसत घटेगा। निकला है छोटका संख्या 29 31 तो औसत बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा देखेंगे, कितना कम निकला है। 3 1 4, 4 कम निकला है, 4 को किससे भाग देंगे, जितना टोटल है। 20 था, 2 निकल गया, मतलब 18 बचा, 18 से भाग दिए, उतना बढ़ जाएगा, औसत में वृद्धि हो जाएगा। कितना, 0.22 का, मतलब नया जो औसत बनेगा वो 32.22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, ना भाग करना पड़ा ना गुना, सीधा आंसर। यही आप भी एग्जाम में कीजिए, ओरिजिनल तरीका बनाने का यही आप कीजिएगा। 20 गुने 32 सब संख्या का योगफल, फिर उसमें दो संख्या 29 और 31 घटा दीजिएगा, जितना आएगा फिर उसको 18 से भाग दीजिएगा, दो संख्या हट गया तो। फालतू का समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं। एक 36 तल पर भवन के पाद से 70 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो भवन की ऊंचाई क्या है। मजा आ जाएगा। आइए जरा हम थोड़ा सा मजा आपको दिलाते हैं। शेप ले लेते हैं ट्रायंगल का, चलिए थोड़ा सा मजा ले लीजिए आप भी। देखिए क्वेश्चन पढ़िए और लिखते जाइए। एक 36 तल पर भवन के पाद से 70 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से भवन के शीर्ष का उन्नयन का बिंदु यह है। ये क्या भवन है,
ये भवन हो गया, ये कितने मीटर की दूरी पर? तो 70 मीटर की दूरी पर। एक बिंदु भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। उन्नयन कोण, ये एंगल कितना बनेगा? 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। आइए जरा, भवन की ऊंचाई, इस ऊंचाई को ज्ञात करना। देखिए 60 का रेशियो क्या कहता है? 60 का रेशियो कहता है 60 के सामने, एंगल के सामने जो रहेगा वो रेशियो 1 कहलाएगा, जो नीचे होगा उसके अलावा, क्यों? कर्ण तो फिक्स है, ये तो समकोण है ना, कर्ण फिक्स है 2, इसमें कोई चेंज नहीं। ये क्या होगा? 1, ये √3, ये बदलते जाएगा। जहां एंगल यदि ऊपर रहता यहां, तब क्या होता? यहाँ 1, यहाँ √3 होता। ये रेशियो है। अच्छा, √3 का मान कितना दे दिया? 70। देखते जाइए जरा, √3 का मान कितना है? 70। 1 का मान कितना हो जाएगा? 70/√3। हमें चाहिए क्या? भवन की ऊंचाई ज्ञात की। भवन की ऊंचाई रेशियो में 1 है ना, 1 यूनिट के मान इतना होगा। लेकिन ऑप्शन में कहीं दिख रहा क्या? कहीं नहीं दिख रहा। ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है तो क्या करेंगे भाई, जरा बताइए। ये क्या है कि ऑप्शन मिसिंग है, टेंशन ना ले। या तो ऑप्शन में आंसर ये होता, ये दूसरा क्या होता, आपको √3 से ऊपर नीचे गुना कर दिया रहता। सत्तर √3/3 कितना हो जाएगा आंसर? 70√3/3। या तो ऑप्शन गलत होगा, या तो ये 70 के जगह कुछ 3 से कटने वाली संख्या होगा। ठीक, तो टेंशन ना ले, आपको प्रोसेस सीखने से मतलब है, आंसर से कोई मतलब नहीं है। ऐसा करते हैं, जो लिखा वही को मानते हैं, ऑप्शन को उड़ा देते हैं। हो गया। अब क्या दिक्कत? अब किसको देखना है? अब तो आप प्रोसेस देखिएगा ना, पढ़िए, देख लीजिए, सीख लीजिए। एक क्षैतिज तल पर भवन के 5 से 70 मीटर की दूरी पर एक बिंदु भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण। तो भवन है ये, भवन के शीर्ष का और एक बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री मिल गया। भवन की ऊंचाई ज्ञात करना, इस ऊंचाई को ज्ञात करना। 60 के सामने, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, जो था सही था, हम ही गलत किए थे। चलिए, गलत हम ही किए हैं, देख लीजिए, मिसिंग है। देखिए जरा, चलिए मिसिंग क्या है देखिए जरा। 60 के सामने जो होता है वो √3 होता है, याद रख लीजिए। 60 के सामने रेशियो वाले √3 होता है, नीचे 1 होता है। 30 में सामने 1, नीचे √3, कर्ण फिक्स है, दोनों में 2 होगा। √3 का मान कितना दिया? √3 ने 1 का मान दिया कितना? 70। √3 का पूछ रहा है, फटाक से लगा देंगे, कितना? 70√3। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुछ नहीं था। चलिए, हमको लगा यहाँ 30 डिग्री का सामने लिख दिए 1√3, लेकिन नहीं, 60 का। देखिए आप कैसे 60 का रेशियो कैसे याद रखना, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सीख लीजिए। 10 का मान, 10 60 का मान कितना? √3, नहीं कुछ तो नीचे 1, यानी √10 60 वाला जब रहेगा तो रेशियो बनेगा √3 और 1 का। और 10 30 का मान कितना? 1/√3, जब 30 रहता तब 1/3 का रेशियो होता, कोई दिक्कत नहीं, इजी था। ब्लेंडर मिस होता है, कभी कभी होता है, उस पर ध्यान ना दे, सीखने पर ध्यान दे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए क्वेश्चन, ये भी जबरदस्त मजेदार है। आपको यदि फॉर्मूला याद होता है तब तो ठीक है, नहीं तो आप मान पुट कर लीजिएगा। 10 60 का मान जानते हैं √3, तो ऊपर हो जाएगा 10 60 √3 मतलब 2√3। देखते जाइए, बाय 1 प्लस
10 स्क्वायर 60 डिग्री, 10 60 का मान √3, उसका स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 3, तो 2√3 देखते जाइए बाय 2 1 3 3 1 4, 2 बार में कट जाएगा, आंसर कितना होगा √3/2। अब √3/2 किसका मान है, cos 60 का होता 1/2, कितना होता cos 60 का 1/2, tan 60 का होता √3, sin 60 का होता √3/2, cos 30 का मान कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 को मिल रहा भाई, cos 30 का हो जाएगा √3/2 दोनों का। देखिए दोनों का आंसर मिल रहा है, आप समझ लीजिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। sin 60 √3/2, cos 60 1/2, tan 60 √3, cos 30 भी √3/2 दोनों का। sin 60 और cos 30 दोनों बराबर होता है cos 30 का, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी आप फॉर्मूला लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे वो सीख सकते हैं। देखिए इसको मिटा देते हैं, फॉर्मूला से आते हैं, ये तो मान पुट कर लिए ना, अब आते हैं फॉर्मूला से। आया जाए 2 tan थीटा, ये फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा। आपके मन में आता होगा कि सर tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan 2 थीटा का होता है 2 tan थीटा, सिर्फ थोड़ा सा चेंज होता है, ये 1 प्लस नहीं होकर 1 - tan स्क्वायर थीटा होता है, ध्यान रखें, प्लस वाला होगा तो sin 2 थीटा, थीटा के स्थान पर कितना है भाई देखिए तो 60 डिग्री, मतलब tan 2 sin 2 × 60, आंसर कितना होगा sin 120 डिग्री। sin 120 डिग्री ऑप्शन में नहीं था तो इसको लिख सकते हैं 90 + 30, sin 90 + थीटा बराबर cos थीटा यानी cos 30 डिग्री। आंसर के हिसाब से cos 30 सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन cos 30 किसके बराबर होता है, इसको जब 90 - थीटा लिखेंगे देखते जाइए, cos 30 को लिख सकते हैं cos 90 - 60, cos 90 - 60 बराबर होता है sin 60, दोनों बराबर होता है ये दोनों, यानी ये भी आंसर होगा वो भी आंसर होगा। ऑप्शन में यहाँ जरूर मिसिंग है, कोई टेंशन नहीं, तो ये दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। आइए लगता क्वेश्चन खत्म नहीं है यार। यदि ए बी 5:6 देखते जाइए, ए है तीनों को एक जगह लिख दीजिए, अगर 4 है तो चारों को लिख दीजिएगा, 3 है तो तीनों लिख दीजिए। ए बी कितना 5:6 देखते जाइए, बी सी कितना 6:7, तब तो टेंशन ही नहीं है, तब तो ए बी सी का अनुपात आ गया कितना 5:6:7, क्योंकि बी जब सेम है तो अनुपात डायरेक्ट हो जाएगा। अब आंसर में क्या कह रहा, पूछ रहा ए + बी, तो 5 + 6 11, आंसर के हिसाब जा रहे हैं। बी + सी 6 + 7 13, सी + ए 5 + 7 कितना 12, यही आंसर हो जाएगा। 11 13 12, 11 13 12, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो दोस्तों आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। आप लोग इस क्वेश्चन पर हो सकता है आपको पहले जब देखे होंगे तो हो सकता है आपके दिमाग में आया होगा कि सर गलत बता रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, तो ध्यान रखिए कभी कभी मिसिंग हो जाती है लिखने में, तो उस पर ध्यान न दें, अब पढ़ने पर ध्यान दें और सीखने पर ध्यान दें। धन्यवाद।